वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। KVM ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम आपको आज पॉलीमर के बारे में पढ़ाएंगे। पॉलीमर में क्या था, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था पॉलीमर का वर्गीकरण, यानी बहुलकों का वर्गीकरण। तो आज हमने वर्गीकरण तो पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे कि बहुलक होते कौन कौन से हैं। जो आपके मेन जो इम्पोर्टेंट बहुलक हैं वो क्या है। जैसे हमने वर्गीकरण में पढ़ा था कि बहुलकीकरण क्रिया के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। कौन से? योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। तो इनमें से मेन क्वेश्चन बोर्ड में जो आते हैं वो योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक में से आते हैं। तो इनको कैसे याद करने का तरीका होता है, मैं दोनों को इजी वे में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक तो योगात्मक बहुलक में देखो, इसमें क्या पढ़ा था हमने कि एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं और एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो एकलक इकाइयाँ योगात्मक बहुलक में ज़्यादातर क्या होती हैं, असंतृप्त होती हैं, यानी अनसैचुरेटेड यूनिट्स होती हैं, असंतृप्त इकाइयाँ होती हैं। जब इनका बहुलकीकरण होता है तो ये संतृप्त इकाइयों में बदल जाती है, संतृप्त इकाई में, यानी यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो इनको याद करने का मेन स्पेशल जो सिंपल तरीका है, हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं एथीन का, है ना। एथीन से हमारे जितने भी सारे योगात्मक बहुलक हैं वो सब कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे एथीन है, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे अब मैं इस एथीन को थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई इस H को हमने नीचे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है तो ये भी एथीन है। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये H है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं, बहुलकीकरण कराते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर ऐसे N। तो N का मतलब हमने यहाँ पर N इकाइयाँ ली, बहुत सारी इकाइयाँ ली, तो ये हमारा इसका एकलक का नाम क्या है, एथीन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलीथीन, पॉली लगा दो, पॉलीथीन। तो ये हमारा बहुलक बन गया। तो ये इकाई कैसी है, असंतृप्त, असंतृप्त अनसैचुरेटेड इकाई है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, और ये किस में बदल गई, संतृप्त में बदल गई, संतृप्त इकाई, सैचुरेटेड इकाई में बदल जाती है। तो इसे बहुलक कहते हैं। पॉलीमराइजेशन पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेरोक्साइड मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा ये संपन्न होगा। तो इसके बाद ये तो हमारा पहला बहुलक हो गया पॉलीथीन। अब योगात्मक बहुलक में जो आपके सिलेबस में जो बहुलक हैं वो क्या क्या हैं, देखो पहला बहुलक है पॉलीथीन, ठीक है। दूसरा है या नेक्स्ट है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन। और नेक्स्ट है टेफ्लॉन। ये आपके योगात्मक बहुलक हैं। तो इसको शॉर्ट में PVC बोलते हैं, PAN भी बोलते हैं, ये पॉलीस्टाइरिन। तो इनमें देखो इनके एकलक के नाम इन्हीं में ही हैं, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है एथीन का। अब एथीन में जो ये H हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है तो पॉलीथीन बनता है, और कुछ चेंज नहीं किया हमने, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। अगर हम इसमें यहाँ पर इसकी जगह पर Cl लगा दें, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हम लगा दिया Cl, इसका नाम होता है, इसमें हम N इकाई लेंगे, ये हो गया वाइनिल क्लोराइड। ये एकलक का नाम है, रूढ़ नाम है। IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 क्लोरोएथीन हो जाएगा इसका नाम, है ना। IUPAC नाम क्या होगा, 1 क्लोरोएथीन, ठीक है। ये इसका IUPAC नाम है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि
इस बहुलक के एकलक का IUPAC नाम क्या है, या इसका एकलक क्या है, और दूसरे बहुलक हैं उनके एकलक क्या हैं। तो अब देखो यहाँ पर वाइनिल क्लोराइड है, अब हमें इसका बहुलकीकरण कराएंगे, वही प्रोसेस है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलकीकरण कराते हैं। तो क्या बनता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 सेम ऐसे ही है, यहाँ पर अब CH लिख दिया हमने, क्यों, क्योंकि H की जगह पर यहाँ पर अब क्लोरीन लगाया है, तो इसमें यहाँ क्या लगा देंगे, क्लोरीन। और यहाँ पर देखो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 2 हाइड्रोजन और 1 ये बंद, 3 है, एक अभी फ्री इसकी संयोजकता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आगे डैश। इसका मतलब कि ये श्रृंखला इधर भी बढ़ सकती है। ऐसे ही यहाँ पर है, कार्बन ने 2 बंध बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक अभी भी फ्री है, इसको हम ऐसे लगा देंगे और ये ऐसे लगाकर N लिख देते हैं। N का मतलब है अब यहाँ पर इधर भी और इधर भी असंख्य इकाइयाँ आपस में जुड़ती चली जाएंगी और एक बड़े अणु का निर्माण करेंगी, जिसे बहुलक कहते हैं। अब यहाँ पर देखो वाइनिल क्लोराइड एकलक का नाम था, असंतृप्त इकाई है, संतृप्त में बदल गई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही नाम लिख दो, वाइनिल क्लोराइड। अब देखो वाइनिल क्लोराइड तो एक इकाई का नाम था, अब यहाँ पर बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारी इकाई के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, पॉली, यानी पॉली वाइनिल क्लोराइड। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, PVC, बहुलक हो गया। तो इसके बाद ये हमारा दूसरा बहुलक हो गया, पॉलीथीन हो गया, इसको PE भी बोलते हैं भाई, पॉलीथीन, ठीक है, इसको PVC बोलते हैं, ये भी हो गया हमारा एक ही फॉर्मूले से। अब क्या करें, हमें नेक्स्ट वाला बनाएंगे, तो हम अब Cl को हटाकर इसकी जगह पर CN लगा देते हैं, यानी नाइट्राइल समूह लगा देंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या लगा दें, नाइट्राइल समूह, यानी साइनो समूह लगा दिया, साइनाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, एक्रिलो नाइट्राइल, ये हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। रूट नाम है, IUPAC नाम होगा तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी साइनाइड क्रियात्मक समूह है, तो 1 नंबर पर साइनाइड है, तो वैसे क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन नाइट्राइल, प्रोप 2 इन, और 1 पर है 1 नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो इसको 2 प्रोपीन नाइट्राइल भी लिखते हैं कई जगह। तो IUPAC नाम इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस बहुलक के एकलक का IUPAC नाम क्या है ना। तो इसमें वही बहुलकीकरण की क्रिया होगी पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, सिंगल, यहाँ पर डैश लगा दो, CH2 CH डैश, यहाँ पर क्या लगा दिया, CN, और कोष्टक लगाकर N लगा दिया। ये हमने N अणु लिए हैं, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, यही नाम लिखो, एक्रिलो नाइट्राइल, इसके आगे पॉली लगा दो, तो क्या बन जाएगा, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पॉली से P, A और नाइट्राइल से N, PAN बहुलक हो गया। अब देखो एक ही सूत्र से हमने 1 2 3 बना लिए, पर चेंज क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर साइनाइड है, तो 3 बहुलक हो गए PAN, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है स्टायरिन, पॉली स्टायरिन, तो इसके एकलक का नाम क्या है, स्टायरिन, सबके एकलक ये हैं, इसका ये है एकलक, ठीक है। स्टायरिन में ये एकलक है। स्टायरिन का फॉर्मूला क्या होता है, हम यदि H के स्थान पर या Cl के स्थान पर या Cn के स्थान पर इनको हटा दें, इनकी जगह पर हम बेंजीन वलय लगा देते हैं, यानी C6H5 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5। यहाँ पर देखो इसका नाम क्या हो गया, स्टायरिन, इसको क्या बोलते हैं, स्टायरिन, ये दिख रहा है ऊपर यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टायरिन, स्टायरिन। वही बहुलकीकरण की क्रिया कराते हैं, पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो सिंगल बॉन्ड में बदल दो इसको, CH2 CH
CH6H5 डैश इधर और यहाँ पर N लगा दो, तो नाम क्या हो जाएगा, स्टाइरिन के आगे पॉली लगा दो, तो पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन। इसको थर्मोकोल भी कहते हैं हम, है ना, जो थर्मोकोल होते हैं वो इसी के बने होते हैं, पॉलीस्टाइरिन के, इसी का नाम है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, फेनिल समूह लगा दिया C6H5। तो हमारे कितने बहुलक हो गए, 1 2 3 4 हमने सीख लिए। हमारा फॉर्मूला वही है, असंतृप्त इकाई एथीन इकाई है, तो 4 हो गए। 5वां क्या होता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में थोड़ा अंतर होता है, इसमें क्या करते हैं हम, एथीन के सभी हाइड्रोजनों को हटाकर उनकी जगह फ्लोरीन लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, फ्लोरीन। तो क्या बन जाएगा, जैसे मान लो ये है C, कितने H थे, 2, यहाँ क्या लगा दें, F2, डबल बॉन्ड C, यहाँ कितने H थे, पहले 2 H थे, अब 2 F लगा दूंगे, तो कितने फ्लोरीन हो गए, 4 हो गए। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, एथिलीन भी लिख सकते हैं इसको। टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलकीकरण कराते हैं, इसके N अणु लेते हैं, तो क्या बनता है, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 डैश, ये, तो इसे कहते हैं टेफ्लॉन, या इसके नाम के लिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है, ये हमारे सभी बहुलक हो गए जिन्हें योगात्मक बहुलक कहते हैं। एक ही फॉर्मूले से सारे योगात्मक जो आपके सिलेबस में है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर यदि हम यहाँ H लगा देते हैं तो हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एथिलीन, है ना, एथीन हो गया, पॉली एथीन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दूँ, Cl, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, Cl। अब Cl लगाने से वाइनिल क्लोराइड हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, दूसरा बहुलक। अगर मैं यहाँ पर Cl की जगह साइनाइड लगा देता हूँ, तो यहाँ भी साइनाइड लगाना पड़ेगा, तो साइनाइड लगाने से इसका नाम क्या हो गया, एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल इसका हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या PAN बहुलक हो गया। इसके बाद यदि मैं इस पर C6H5 लगा दूं तो इसका नाम हो गया स्टाइरिन। अब स्टाइरिन हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको पॉलीस्टाइरिन, C6H5, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीस्टाइरिन। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पर सभी जगह ये और ये सब जगह फ्लोरीन लगा दें, CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसे क्या कहते हैं, टेट्राफ्लोरोएथीन। तो इसका बहुलकीकरण कराएंगे तो CF2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड N, तो टेफ्लॉन बन गया, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन बन गया। तो इस तरह से योगात्मक बहुलकीकरण कंप्लीट हो गया। इसमें एक सूत्र याद रखना है, एथीन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं संघनन बहुलक। तो संघनन बहुलक में क्या होता है कि जब दो इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो उनका बहुलकीकरण होता है और जल के अणु का या अमोनिया का या अल्कोहल का निष्कासन होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है, योगात्मक बहुलक में ये इकाई बहुत सारी जुड़ी, यहाँ पर जुड़ती चली गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकला, इसमें से बाहर नहीं निकला, इसका मतलब जो बहुलक बना है उसके अणुभार में वृद्धि हुई है ना। तो संघनन बहुलक में कमी आती है क्योंकि उनको जुड़ने से कोई छोटा अणु बाहर निकलता है। तो इसमें बात पढ़ेंगे हम योगात्मक बहुलक के बाद पढ़ते हैं संघनन बहुलक। संघनन बहुलक, ठीक है। संघनन बहुलक में क्या होता है कि इसमें जब
दो या दो से अधिक समान या असमान क्रियात्मक समूह युक्त इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो संघनन बहुलक बनते हैं। संघनन बहुलक के दौरान संघनन बहुलीकरण के दौरान किसी छोटे अणु का निष्कासन होता है। अब यहाँ पर देखो छोटा अणु कौन होता है, ये डेफिनेशन है संघनन बहुलकीकरण की। ध्यान से समझना, संघनन बहुलकीकरण में दो या दो से अधिक यानी कम से कम दो इकाइयाँ चाहिए, है ना, और दोनों कैसी हों, उनमें समान या असमान क्रियात्मक समूह होने चाहिए। तो क्रियात्मक समूह कितने, कम से कम दो क्रियात्मक समूह होने चाहिए। दो या दो से अधिक समान या असमान क्रियात्मक समूह युक्त इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो संघनन बहुलक बनते हैं। संघनन बहुलकीकरण की प्रक्रिया के दौरान किसी छोटे अणु का निष्कासन होता है। छोटे अणु का मतलब होता है छोटा अणु H2O निकल गया, अमोनिया निकल गई, या कोई छोटा अल्कोहल का अणु बाहर निकलता है। तो जब अणु बाहर निकलता है तो जो बहुलक बनेगा उसके अणुभार में कमी आएगी। जैसे मान लो हम दो इकाइयाँ जोड़ें, कोई भी दो इकाई ऐसे जोड़ दिया है, A है और B इकाई, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनके बीच जुड़ने से एक कोई छोटा अणु बाहर निकलेगा तो इनका जो टोटल वेट है उसकी तुलना में यहाँ पर कम प्राप्त होता है। जैसे हम बहुलक में पढ़ते हैं तो हमारे संघनन बहुलक में मेन एग्जाम्पल हैं वो क्या है, देखो एक तो आते हैं आपके पॉलीएमाइड। अब पॉलीएमाइड कोई एक बहुलक नहीं है, ये क्या बहुलकों का समूह है। इसमें पॉलीएमाइड में यानी ऐसे बहुलक जिनमें बहुत सारे एमाइड बंद हों, NH, ये एमाइड समूह उपस्थित हों तो उन्हें हम पॉलीएमाइड कहते हैं। अब ये पॉलीएमाइड किन्हीं भी इकाइयों के जुड़ने से बन सकते हैं। तो सिलेबस में कौन से पॉलीएमाइड हैं, एक तो नाइलॉन 66 है आपके, ठीक है, दूसरा है नाइलॉन 6, दो ही है पॉलीएमाइड। अब देखो एमाइड में क्या होता है, एमाइड बनते कैसे हैं, ये सभी कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न हैं। ये किसके व्युत्पन्न हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न है। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से करा दें तो जल के अणु का निष्कासन होगा और एमाइड क्रियात्मक समूह बनेंगे। तो पॉलीएमाइड हो गया। इसके बाद दूसरा है पॉलीएस्टर। पहला प्रकार पॉलीएमाइड, दूसरा है पॉलीएस्टर। अब पॉली यानी बहुत सारे, एस्टर यानी क्रियात्मक समूह। एस्टर ये पॉलीएस्टर होते हैं। यहाँ R लगा दो या कार्बन लगा दो, इस तरह से श्रृंखला चलती है। तो पॉलीएस्टर में आपके एक ही है जिसे हम क्या बोलते हैं, डेक्रोन बहुलक बोलते हैं या टेरिलीन भी बोलते हैं। टेरिलीन एग्जाम में आ जाए, किसी एक पॉलीएस्टर का उदाहरण दीजिए तो टेरिलीन, किसी एक पॉलीएमाइड का उदाहरण दीजिए तो पॉलीएमाइड में हम इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। तो हमारे संघनन बहुलक में कितने बहुलक हो गए, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, टेरिलीन, डेक्रोन, पॉलीएस्टर, इसी के नाम हैं। और एक और होता है बेकेलाइट बहुलक। तीसरा कौन है, बेकेलाइट बहुलक, ठीक है। तो ये हमारे तीन बहुलक आएंगे, तीन तरह के, यानी टोटल बोले तो 1, 2, 3, 4 बहुलक हैं। और योगात्मक बहुलक में कितने थे, 5 बहुलक याद करने थे। तो 5 बहुलक किस सूत्र से याद करे थे, एथीन से किए थे। इनमें अलग अलग सूत्र हैं, अलग अलग इकाई हैं। तो इनमें एक कंडीशन होती है संघनन बहुलक में कि जब एकलक इकाई जुड़े तो उस एकलक इकाई में कम से कम 2 क्रियात्मक समूह होने चाहिए। वो 2 क्रियात्मक समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं।
तो जैसे इसमें हम पहले पढ़ते हैं पॉलीएमाइड में नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 क्या होता है? नाइलॉन 66, इसको 66 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 इकाइयाँ जुड़ती हैं, जिन दोनों इकाइयों में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसका नाम नाइलॉन 66 होता है। तो ये बनता किससे है? हेक्सामेथिल डाईएमीन, हेक्सामेथिल डाईएमीन और एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। ठीक है भाई, ये एकलक इकाइयाँ हैं। तो ध्यान रहे कि संगन बहुलकों में एकलक इकाइयों के IUPAC नाम बार बार पूछते हैं। तो इसमें कैसे लिखेंगे? यहाँ पर संगनन बहुलक जो होते हैं, हेक्सामेथिल डाईएमीन का सूत्र क्या होता है? हेक्सा यानी 6, मैथिल यानी CH2 इकाइयाँ, डाई 2, एमीन यानी एमिनो समूह। तो क्रियात्मक समूह क्या होंगे? ऐसे NH2, यहाँ पर CH2, 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 NH2। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए हैं, 2 एमिनो समूह। अब देखो यही बताया था मैंने कि संगनन बहुलक में 2 या 2 से अधिक समान या असमान, इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, NH2 और NH2, दोनों कैसे हैं? समान। ये अलग अलग भी हो सकते हैं एकलक इकाइयों में, है ना, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 2 क्रियात्मक समूह इसमें जरूरी होते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या है? एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल में यहाँ पर OH, CH2, ये कितने कार्बन हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं? एडिपिक अम्ल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसमें भी 2 क्रियात्मक समूह हैं, दोनों कैसे हैं? समान क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, डाई कार्बोक्सिलिक है ये। तो इसमें क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमिनो समूह की अभिक्रिया कराते हैं तो एमाइड क्रियात्मक समूह बनता है। तो इसमें क्या करते हैं कि अब देखो इन दोनों सूत्रों को मैं शॉर्ट में भी लिख सकता है, तो कैसे लिखेंगे? मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ, NH2। ठीक है, कितने CH2 हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। हमने यहाँ लिख दिया CH2 और यहाँ पर लगा दिया कोष्टक में 6। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? NH2। ऐसे लिख सकता हूँ NH2 को। अब यहाँ पर दूसरी इकाई क्या है? OH, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर कितने CH2 हैं? 1 2 3 4। एडिपिक अम्ल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH। तो इसकी भी N इकाई लें, N यानी बहुत सारी। एडिपिक अम्ल की भी N इकाई लेते हैं, अनगिनत इकाइयाँ हैं, इनका बहुलकीकरण कराते हैं। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो जल के अणु का निष्कासन होता है इस तरह से। तो क्या बाहर निकला? NH2O। N का मतलब जितने जुड़ते जाएंगे उतने ही जल के अणु बाहर निकलेंगे, छोटा अणु बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि जब बहुलक बनेंगे तो अणुभार में कमी आएगी। अब यहाँ पर इन सबका अणुभार कितना है? जितना अणुभार है। अब जब बहुलक बनेंगे इसमें से ये अणुभार कम हो गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का। तो बहुलक बनेगा जाहिर है इससे कम वजन होगा, अणुभार होगा उसमें। तो जो बहुलक बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर इस तरह से मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ये बन गया इस तरह से। अब लिखना शुरू करो। यहाँ पर देखो NH2 में, NH2 समूह से क्या हटा है? H हटा है। तो यहाँ से H हटा है तो यहाँ से भी H हटा दो। ठीक है, इस OH कार्बोक्सिलिक में OH हटा है तो यहाँ से भी OH हटा दो। क्यों? इसका मतलब है कि आगे जो इसमें एमिनो समूह जुड़ेगा तो ये जल का अणु बाहर निकलेगा, इधर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ेगा तो भी जल का अणु बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो बहुलक बनेगा वो कैसे लिखेंगे? NH। कितने CH2 हैं? CH2 6, NH
और डैश लगाओ, C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O डैश, इस तरह से ये। तो यहाँ पर लगा दिया हमने N। अब ये बन गया नाइलॉन 66। पॉलीएमाइड क्यों कहते हैं? अब देखो इसमें ये क्या, कौन सा समूह आ गया? ये एमाइड समूह आ गया। एमाइड, 2 इकाई जुड़ी, एमाइड बना, फिर तीसरी जुड़ेगी, फिर एमाइड बनेगा, चौथी जुड़ेगी, फिर एमाइड बनेगा, तो बहुत सारे एमाइड बन जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉलीएमाइड बहुलक भी कहते हैं। तो नाइलॉन 6 कंप्लीट हो गया। इसमें कितने कार्बन है? 6। इसमें भी कितने कार्बन है? 6। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये संघनन बहुलक है, छोटे अणु का निष्कासन हुआ जल के अणु का। इसके बाद है नेक्स्ट है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि नाइलॉन 6 इसका मतलब कि इसमें एकलक इकाई होती है, एक ही इकाई है जिसमें 6 कार्बन परमाणु हैं। उस इकाई की पुनरावृत्ति बार बार होती है। इसमें 2 इकाइयाँ थी, दोनों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी। तो इसमें जल का अणु निकल रहा था, उसमें एक जैसी इकाई जुड़ेंगी तो जल का अणु बाहर निकलेगा। तो इसमें इनके मिटाने में टाइम लगे, जल्दी मिट जाए, साइड साइड पॉज करने की जरूरत ही ना पड़े। नाइलॉन 6 में क्या लिखते हैं? नाइलॉन 6 इसकी जो एकलक इकाई होती है वो क्या होती है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम ये इकाई क्या होगा कि ये एक चक्रीय संरचना होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस चक्रीय संरचना को तोड़ते हैं और सीधा एकलक अणु बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा? NH CH2 ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। नाम है इसका कैप्रोलैक्टम। इसके हम N अणु लेते हैं, यानी बहुत सारे अणु। या इसमें क्या करते हैं, पहले इसका वलय को तोड़ते हैं, इसको जल के साथ H2O के साथ, तो N लिया है तो NH2O ले लेते हैं। यहाँ पर जल के अणुओं के साथ इसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं, उच्च ताप और दाब पर। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा कि देखो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बंध है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास जाएंगे। तो जाहिर है नाइट्रोजन की विद्युतीयता कार्बन से ज़्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन पर माइनस आवेश और इस पर प्लस आवेश आ जाता है। तो इसमें क्या बनेगा, इसके वलय को तोड़ दिया हमने, यहाँ हो गया NH, यहाँ माइनस CH2 और C डबल बॉन्ड यहाँ पर प्लस। किससे अभिक्रिया कराई हमने? जल से। तो जल कैसे टूटता है? इस तरह से, ये बंध टूट गया माइनस का और ये प्लस का हो गया। तो देखो, प्लस को किससे जोड़ दें? इससे जोड़ दें। तो ये तो क्या हो गया यहाँ पर NH2, ठीक है। OH कहाँ पर आ जाएगा? इस प्लस के कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH समूह हो गया। तो अब देखो, ये हमारी एकलक इकाई बन गई, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसलिए इसको 6 बोलते हैं, नाइलॉन 6। अब यहाँ पर एकलक इकाई में देखो क्रियात्मक समूह कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक और ये एमिनो समूह। पहले भी मैंने बताया था कि
किसी एकलक इकाई में कम से कम 2 क्रियात्मक समूह होने चाहिए और वो 2 क्रियात्मक समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो नायलॉन 66 में तो समान समान समूह थे दोनों इकाइयों में, इसमें अलग है एमिनो समूह है और कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ये हमारा एकलक बन गया, ठीक है। हमने वलय को तोड़ दिया तो कैप्रोलैक्टम को तोड़ा और एकलक बन गया। इसका नाम क्या होगा? आईपीसी नाम लिखेंगे तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो प्रतिस्थापी का काम करेगा, ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। इसका अनुलग्न लगाएंगे ओइक अम्ल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? तो 6 एमिनो हेक्सेन 1 पर ओइक अम्ल है, सीधा लिख दो हेक्सेन ओइक अम्ल। ये हमारी एकलक इकाई हो गई 6 एमिनो हेक्सेनोइक अम्ल। अब इसका बहुलकीकरण कराते हैं आगे। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हमने जल का अणु जोड़ा है। अब ऐसी इकाइयों को और आगे जोड़ेंगे तो जल का अणु बाहर निकलेगा, यानी जल का हिसाब बराबर हो जाएगा इसमें। तो कई अभिक्रियाओं में जल लिखा हुआ भी है, कहीं पर नहीं भी लिखा हुआ है। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, इकाई ली यहाँ पर NH, मैं H को ऐसे लिख सकता हूँ NH2 है। कितने CH2 हैं? 5 CH2 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5। इसके बाद क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। अब इससे आगे यही समूह की पुनरावृत्ति होगी प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? H NH CH2 5 और यहाँ पर क्या लगाते हैं? C डबल बॉन्ड OH। तो अब देखो 2 इकाइयाँ जुड़ गई, इसमें से ये N अणु लिए, ये भी हमने N अणु लिए, तो -H2O बाहर निकल गया। तो इसमें कार्बोक्सिलिक में तो OH निकला है, एमिनो में H निकला है, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक का OH हटा दो और यहाँ पर H हटा दो, तो हमारी एकलक, इसके बाद जो बहुलक बनेगा -NH2O बाहर निकाल दो इसमें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? NH, ये H हट गया तो यहाँ पर डैश लगा दो, ठीक है। इसके बाद CH2 कितने हैं? 5 हैं। इसके बाद C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन किससे जाके जुड़ेगा? NH से, तो यहाँ पर हो गया NH, उसके बाद CH2 कितने हैं? 5 और C डबल बॉन्ड, यहाँ पर अब डैश लगा दो, OH नहीं लगाना, क्योंकि हमारी श्रृंखला इधर भी आगे बढ़ेगी और उधर भी आगे बढ़ेगी, N लगा दो। तो इसमें देखो कौन सा समूह आ गया? वही एमाइड आ गया। तो इन्हें क्या कहेंगे? आगे फिर और इकाइयाँ जुड़ेंगी तो इसको भी पॉलीएमाइड कहते हैं। ये हो गया हमारा नायलॉन 6। अब देखो बुक्स में क्या लिखा हुआ है, बुक्स में बिल्कुल इजी लिखा हुआ है ना। तो ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा था। बुक्स में क्या है? सीधा ही हमारा कैप्रोलैक्टम है, यहाँ बना देता हूँ इसको CH2 ये है, ठीक है। यहाँ लगा दिया N और इसको गर्म किया हुआ है उच्च ताप पर गर्म करते हैं। इस पर H2O नहीं लिखा हुआ, NH2O। अगर हम लिखेंगे तो दोनों लिखने पड़ेंगे, प्लस का और माइनस का। तो सीधा ही क्या कर दिया? इस वलय को यहाँ से तोड़ दिया। वलय को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिख दिया NH, आगे कुछ भी नहीं है, आगे डैश कर दिया, फिर लिख दिया CH2 कितने हैं? 5 और यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O। ये सिर्फ वलय को तोड़ा है और यहाँ पर हमने लगा दिया N ये। तो ये तो हो गया कैप्रोलैक्टम और ये हो गया नायलॉन 6। तो देखो बिल्कुल इजी है, ये समझाने के लिए लिखा था कैसे जल का अणु बाहर निकलेगा। हम इसमें सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें वही एमाइड समूह आ गया C डबल बॉन्ड O CH2 और इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है? NH2। तो यहाँ पर हम NH2O लिखेंगे तो यहाँ पर -NH2O भी लिखना पड़ेगा। क्यों? जल का अणु जुड़ता है इसको तोड़ने के लिए और निकलता है इसको बनाने के लिए। तो ये हमारे नायलॉन 6 कंप्लीट हो गया। नायलॉन 6 कंप्लीट हो गया तो हमने संघनन बहुलक में क्या पढ़ा? नायलॉन 66 और नायलॉन 6। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैकलाइट और बहुलकीकरण की क्रियाविधि। तब तक के लिए इसको याद करो। तो के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।